Today we are going to discuss the advantages and disadvantages of conducting a randomized control trial RCT. RCT बेसिकली होता क्या है? ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम ये डिज़ाइन लगाते हैं और ट्रीटमेंट कितनी सेफ़ है ये हमें इस डिज़ाइन से पता चलता है। इसमें हमने क्या करना होता है, जिस ट्रीटमेंट को चेक करना होता है वो हमने सेलेक्ट करनी है, आउटकम मेजर बनानी होती है। इसके अलावा हमने देखना होता है कि आउटकम मेजर को हमने कब कब मेजर करना है। ठीक है, आउटकम को हमने किस किस पॉइंट पे मेजर करना है, पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, पॉपुलेशन से सैंपल कितना लेना है, कैसे लेना है। उसके बाद ट्रीटमेंट एलोकेशन की जाती है जो कि रैंडमली विद द हेल्प ऑफ जो कंप्यूटर हैं वो की जाती है। ठीक है, और ब्लाइंडिंग होती है, यानी ब्लाइंडिंग जो है वो बाइसनेस को कम करती है। उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम फोकस करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आरसीटी के। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला जो है ना, ये इनको वाइडली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल रिसर्च में। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने न्यू ट्रीटमेंट बनाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है प्रीवियस ट्रीटमेंट के मुकाबले में। फर्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आरसीटी क्यों लगाते हैं, हमने कंपैरिजन करना होता है कि जो हमारी न्यू ट्रीटमेंट है वो प्रीवियस के मुकाबले में कितनी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद अगर हमने न्यू ट्रीटमेंट को अप्रूव कराना है, उसकी इफेक्टिवनेस हमें पता चल गई है एक्सप्लेनेटरी ट्रायल से जो हम ऑप्टिमम कंडीशंस में लगाते हैं। अगर हमें इफेक्टिवनेस पता चल गई, फिर हम क्या करते हैं, उस ट्रीटमेंट को अप्रूव कराते हैं। और अप्रूवल से पहले भी हमने एविडेंस देने होते हैं कि हमने ट्रायल्स लगाए हैं और इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा इसको हम क्लिनिकल रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड भी कंसीडर करते हैं क्योंकि इससे बाइसनेस नहीं होती। हमने कहा रैंडमली सारा कुछ किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम किया जाता है। डॉक्टर्स ओपिनियन और पेशेंट प्रेफरेंसेस का कोई रोल इसमें नहीं होता। ठीक है, पेशेंट्स रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको ऐसे ग्रुप्स में रखा जाता है जो बैलेंस्ड होते हैं। इस वजह से जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं ट्रायल को, वो एलिमिनेट हो जाते हैं या कम से कम मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छा, अब वही बात रैंडमाइजेशन से और ब्लाइंडिंग से क्या होता है, बाइसनेस और कन्फाउंडर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि ये भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल्स लगा रहे हैं, उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है। बाइसनेस और कन्फाउंडर्स जो हैं उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, जिससे हम एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बना सकते हैं, हमारे पास इफेक्टिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये कम्प्लेक्स है, इसका डिज़ाइन कम्प्लेक्स है, पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करना मुश्किल है। ठीक है, और इसके अलावा एथिकली भी करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो जो इंडिविजुअल जिनको हम रिक्रूट कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। और इसके अलावा ब्लाइंडिंग समटाइम्स नहीं हो पाती। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं कि उनको पता होना चाहिए उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिसकी वजह से ब्लाइंडिंग नहीं हो पाती। और ब्लाइंडिंग ना हो तो इसका मतलब क्या है कि जो बाइसनेस है उसके चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये सर्टन डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ अटैच है, लेकिन स्टिल इसको यूज़ किया जाता है ड्यू टू एडवांटेजेस।